नाउ अब हम लोग देखते हैं बोर्स का मॉडल। बोर किसने दिया था? बोर मॉडल बोर्स नहीं दिया था ऑब्वियसली। बोर्स ने जो मॉडल दिया था वो मॉडल जो था बोर मॉडल बेस्ड किस पे था? आपका एटम पे, या आप बोल सकते हो हाइड्रोजन पे उनने लिया था। ठीक है, इनका पूरा नाम था नील बोर। ठीक है, ये आए थे आपके 1913 में। ओके, इन्होंने क्या किया था? नील्स का आप बोल सकते हो एटॉम या हाइड्रोजन मॉडल नील का बोल सकते हो। इन्होंने 1913 में क्या किया? इन्होंने रदरफोर्ड के बारे में पढ़ा। रदरफोर्ड ने एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया था, मॉडल दिया था। आपको पता था कि आपको बताया भी था मैंने कि रदरफोर्ड जो था एटॉमिक स्ट्रक्चर डिफाइन करने में कैपेबल नहीं हो पाया था। उसकी लिमिटेशंस थी, ड्रॉबैक थी कि वो पहला कि स्पेक्ट्रम डिफाइन नहीं कर पाया था, दूसरा कि वो स्टेबिलिटी एटम की नहीं डिफाइन कर पाया था। उसने कहा था कि एटम जो है वो कंटिन्यूअस इस तरीके से रिवॉल्व करता रहता है सोलर सिस्टम की तरह, ये रदरफोर्ड ने कहा था। तो इससे क्या हो रहा था कि इससे ये लग रहा था कि अगर ये ऐसा कंटिन्यूअस घूमता रहेगा तो या तो किसी दिन वो ऑर्बिट में गिर जाएगा, इधर नीचे अंदर गिर जाएगा, या फिर वो बाहर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो ये स्टेबिलिटी उसकी नहीं हो पाई थी प्रूफ, इसलिए रदरफोर्ड के मॉडल को हमने एक्सेप्ट नहीं किया। अब आगे क्या हुआ? नील बोर जो थे उन्होंने प्लैंक के क्वांटम थ्योरी को भी स्टडी किया और उस बेसिस पे उन्होंने जनरली एटम का या हाइड्रोजन का बारे में एक स्ट्रक्चर लिटिल बिट कुछ पॉइंट्स अपने रखे, बताए। तो क्या बताया उन्होंने? इस तरीके से मान लीजिए कि आपका एटम है और ये इसकी उन्होंने इस तरीके से लेवल्स बताए। ये आपका न्यूक्लियस है, 1 2 3 4, इसको बोल सकते हैं आपके LMN। ठीक, ये न्यूक्लियस है। ये एटम का एनर्जी के बेसिस पर, प्लैंक क्वांटम ऑब्वियसली एनर्जी के बेसिस पे था, तो इसलिए एनर्जी के बेसिस पे, एनर्जी के उस पे बेस्ड पे एटम का इन्हें एक लिटिल बिट थोड़ा सा हाइपोथेसिस स्ट्रक्चर के बेसिस में बताया। पहला पॉइंट इन्होंने ये बताया कि जो एटम है आपका, वो इलेक्ट्रॉन जो है आपका, मतलब एटम के आसपास जो इलेक्ट्रॉन है, मेन इलेक्ट्रॉन की प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है? वो कंटिन्यूअस, उन्होंने बोला कि एक फिक्स्ड ऑर्बिट, एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सर्कुलर पाथ में घूमता है, वो दूसरे पाथ में नहीं जाता है, एक सर्टेन रेडियस मेंटेन करके रखता है और उसी रेडियस में वो घूमता रहता है। तो उसको उन्होंने बोला क्या? ऑर्बिट। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के आसपास एक सर्कुलर या फिक्स्ड पाथ में घूमेगा, जिसको उन्होंने बोला ऑर्बिट। पहला पॉइंट ये बोला। दूसरा क्या कि ये जो है एक आप बोल सकते हो एक स्टेट से, एक एनर्जी स्टेट से आप बोल सकते हो किसी फिक्स्ड एनर्जी से कनेक्टेड है। मतलब ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इसको इलेक्ट्रॉन को पकड़े रखा हुआ है, कंटिन्यूअस इसके आगे ऐसे ये रिवॉल्व कर रहा है और ये बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, तो वो उस स्टेट को, जिस स्टेट में ये घूम रहा है, उस स्टेट को उन्होंने क्या बोला? स्टेशनरी स्टेट। ठीक है, स्टेशनरी स्टेट मतलब कि एक ही स्टेट में रहेगा वो जो एनर्जी है वो स्टोर्ड फॉर्म में है उसकी, और वो एक ही स्टेट में इसके आसपास, न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करता रहेगा। सेकंड पॉइंट उन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन को जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी कभी भी यूज़ नहीं करता। ठीक है, एनर्जी का यूज़, नो यूज़ ऑफ एनर्जी, नो यूज़ ऑफ एनर्जी मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर जाना है तो वो खुद से बाहर नहीं जाएगा, वो अपनी लिमिट में ही रहता है। वो कह सकते हैं आप कि वो अपनी एनर्जी को यूज़ नहीं करता किसी अदर स्टेट में जाने के लिए, फिक्स स्टेट में घूमता रहता है। थर्ड पॉइंट उन्होंने ये बोला कि जब क्या होता है इलेक्ट्रॉन को, अगर हमें किसी मतलब बाहर से हम कोई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसी एलिमेंट को, एटम को, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक्साइटेड हो जाता है। तब वो एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। कब? जब हम उसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद फिर वो यहाँ से जंप करके दूसरे लेवल में, दूसरी एनर्जी लेवल पे आता है। मतलब एक स्टेट, स्टेशनरी स्टेट से छोड़कर वो कहाँ जाता है? दूसरी स्टेट में, और उस स्टेट को आप बोलते हो एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला? थर्ड पॉइंट पे उन्होंने बोला कि वो स्टेशनरी स्टेट से जब हम उसको एनर्जी देंगे, है ना, स्टेशनरी स्टेट में हमने उसको एनर्जी दी, एनर्जी लेने के कारण वो एक्साइटेड हो गया, उसमें एनर्जी आ गई, भर गई, तो वो किस में आ जाता है? फिर वो दूसरे लेवल
वो स्टेशनरी फेज में आएगा। स्टेशनरी फेज से वो क्या होगा, जब उसको एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन को, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को जैसे ही वो एनर्जी मिलेगा तो वो यूटिलाइज़ करेगा और एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या होगा, एक्साइटेड रहेगा। लेकिन जैसे ही फिर उसको वापस अपनी स्टेट में जाना होगा, अपनी हायर स्टेट से वो लोअर स्टेट में जाएगा, मतलब वापस अपनी शेल में जाएगा, तो क्या करेगा, वो एनर्जी को रिलीज़ कर देगा। तो मतलब जब हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो वो स्टेशनरी स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आता है, और जब वो उसको वापस जाना होता है अपनी शेल में तो वो एनर्जी रिलीज़ कर देता है। ये उनका थर्ड पॉइंट था। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो एटम्स के ये जो ऑर्बिटल्स बनाए थे, उन्होंने जो ऑर्बिट बनाया था उन ऑर्बिट को उन्होंने डिज़ाइन किया। क्या डिज़ाइन किया उन्होंने, इसको डिज़ाइन करके और इनको नॉमेनक्लेचर दिया कि हर एक शेल जो रहेगी या ऑर्बिट जो रहेगी आसपास जो जिसमें इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व करेगा उसको आप KLMN या फिर 1 2 3 4 5 इस तरीके से सीरीज़ में इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर किया। फिफ्थ पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि जितने भी ये जो इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है इस ऑर्बिट में कंटिन्यूस इसमें मूव कर रहा है, वो क्या करेगा, वो कुछ एंगुलर मोमेंटम फॉर्म करते हुए ट्रेवल करेगा। मतलब उन्होंने फिफ्थ पॉइंट दिया, एंगुलर मोमेंटम बताते हुए एनर्जी को अपनी यूटिलाइज करेगा, ठीक है। और जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा वो h/2π के इक्वल रहेगा। ये उन्होंने अपना फिफ्थ पॉइंट दिया। अब इसके बाद देखते हैं हम इसकी लिमिटेशंस। आगे देखते हैं, हमने बोर्स का मॉडल देख लिया, बोर्स का एटम, उसकी अब देखते हैं लिमिटेशंस। लिमिटेशंस मतलब कि इसके क्या ड्रॉबैक थे। उन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस है उसके आसपास क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। पहला उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन है या मल्टी इलेक्ट्रॉन है। मतलब उन्होंने ये नहीं बताया कि जो एक ऑर्बिट है ये हमारा क्या कहलाता है, ऑर्बिट कहलाता है। इस ऑर्बिट में उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उन्होंने बोला कि फिक्स जो उसमें स्टेशनरी इसमें रिवॉल्व करते हैं, तो लेकिन ये नहीं बताया कि एक ही इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन करता है या मल्टी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो इस वजह से उनका पहला ड्रॉबैक ये रहा कि वो डिफ़ाइन नहीं कर पाए, अनेबल टू डिफ़ाइन कि मल्टी इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिट में या सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड उन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से या इधर है या यहाँ वाली शेल में है, तो उससे इधर तक का जो रेडियस है तो वो कितना होगा, मतलब कितने रेडियस से होगा। मतलब एक शेल का आप बोल सकते हो या एक न्यूक्लियस से दूसरी शेल तक का जो डिस्टेंस है, जो रेडियस है वो कितना होगा। तो उन्होंने रेडियस के बारे में भी नहीं बता पाए। पहला हो गया उनका क्या, पहला हो गया कि मल्टी इलेक्ट्रॉन वाला पॉइंट हो गया कि मल्टी इलेक्ट्रॉन है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सेकंड पॉइंट हो गया उनका कि वो डिफ़ाइन नहीं कर पाए रेडियस प्लस इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से या स्पेस जो है बीच में या किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ पे आपका रिवॉल्व कर रहा है, या स्पेस नहीं बता पाए। थर्ड उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो एक्साइटेड हो जाता है तो वो एक्साइटेड होके, मतलब जो एक्साइटेड हो रहा है इलेक्ट्रॉन, जब वो एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाता है तो वो किस फॉर्म में निकालता है, किस इफ़ेक्ट में निकालता है, किसके कारण निकालता है, तो वो भी नहीं बता पाए। एक और चीज़ उन्होंने बताई क्या कि जीमन इफ़ेक्ट करते हैं, जीमन इफ़ेक्ट प्लस एक होता है स्टार्क इफ़ेक्ट, ठीक है। ये दो इफ़ेक्ट होते हैं, ये दोनों क्या है, फील्ड हैं। स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट दोनों क्या है, फील्ड है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। ये होती है जीमन इफेक्ट जो होती है वो होती है मैग्नेटिक फील्ड, और स्टार्क जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये फील्ड है। तो क्या बताया इन्होंने ये मतलब इस जो बताया था कि इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी दी जाती है तब वो एक्साइटेड होता है, स्टेशनरी फेज से एक्साइटेड। लेकिन जब हम मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, यानी उसका जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट का इस पर क्या इफेक्ट होता है, कितने अमाउंट में एनर्जी जा रही है, कितने अमाउंट में वो रिलीज़ कर रहा है, ये भी वो डिफ़ाइन नहीं कर पाए। तो इस वजह से जो है बोर्स का जो मॉडल है, ये लिमिटेशंस किसकी हैं, बोर्स की। बोर्स का जो मॉडल है इस वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। थोड़ा बहुत इसको एक्सेप्ट भी किया गया क्योंकि इनने ऑर्बिट जो बताए थे कुछ पॉइंट इनके सही थे, लेकिन कहीं कहीं ये कुछ अनेबल रहे, कुछ नहीं बता पाए, इसके कारण इसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डी ब्रॉगली
इक्वेशन। तो अब हम लोग देखते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन। ये लुइस डी ब्रॉगली ने दिया था। किसने दिया था? लुइस डी ब्रॉगली ने दिया था। डी ब्रॉगली ने किसको स्टडी किया था? डी ब्रॉगली ने, जो हमने बताया था आपको कि जो रेडिएशंस होती हैं वो दो टाइप के नेचर की होती हैं। ड्यूल नेचर ऑफ हमने पढ़ा था रेडिएशंस का, एक तो होता है पार्टिकल नेचर, एक होता है वेव नेचर। इन्होंने किस पे स्टडी किया? इन्होंने मैटर पे स्टडी किया। इन्होंने बोला कि जो मैटर होता है, और वो भी किस में? माइक्रोस्कोप में। ठीक है, इन्होंने किस पे देखा? माइक्रोस्कोप में देखा। इन्होंने बताया कि जो मैटर होता है, मतलब जैसे रेडिएशंस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं वो ड्यूल नेचर शो करती हैं, ऐसे ही मैटर भी होता है, वो भी क्या करता है? ड्यूल नेचर शो करता है। मतलब ये क्या होता है? ये भी वेव नेचर का होता है प्लस पार्टिकल नेचर का होता है। और ये सारा उन्होंने कैसे स्टडी किया? थ्रू दी माइक्रोस्कोप के थ्रू। अब उन्होंने बताया कि जब मैटर जो है वो ड्यूल नेचर का है तो हम इसको इक्वेशन के अकॉर्डिंग प्रूफ कर लेते हैं। तो उन्होंने इक्वेशन क्या बताई? अकॉर्डिंग टू दी आइंस्टीन हम ले लेते हैं। उनने आइंस्टीन की जो यूनिवर्सल इक्वेशन है E=mc²। हमें यहाँ ड्यूल नेचर मतलब क्या करना है? मैटर जो है या पार्टिकल जो है वो रेडिएशन के उसमें भी है, प्लस आप बोल सकते हो और वेव नेचर का भी है। तो ये ड्यूल नेचर कहलाएगा। मतलब पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है। रेडिएशन वेव एक ये हो गया पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो ये इसी को प्रूफ करने के लिए डी ब्रॉगली ने इक्वेशन दी थी। तो आइंस्टीन ने इक्वेशन ली पहली E=mc², जो कि एनर्जी के इक्वल में थी, और प्लैंक कांस्टेंट या प्लैंक इक्वेशन हमारी थी E=hν। जब हम दोनों इक्वेशन को कॉम्बिनेशन में करते हैं तो क्या आएगा आपका? mc² hν। ये आपकी इक्वेशन आई। अब हमें पता है न्यू जो रहता है, जैसे कि C आपने पढ़ा भी था, रिलेशन मैंने बताया था कि C क्या होता है? लैम्डा इंटू न्यू। मतलब लैम्डा और न्यू जो रहता है, न्यू इंटू लैम्डा मतलब वेलोसिटी जो रहती है वो किसके प्रोडक्ट के? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के प्रोडक्ट की इक्वल होती है। जब हम इसको और कैलकुलेट करते हैं तो C/λ ये हमारा निकल के आता है। अब यहाँ पे हमें वैल्यू न्यू की पता चल गई, C/λ। तो mc² h वैसे का वैसे ही C/ क्या हो जाएगा? लैम्डा। अब एक C से एक C आप जब कैंसिल करोगे तो m क्या हो जाएगा? ये लैम्डा इधर चला जाएगा और आपका ये क्या हो जाएगा? h/m C एक ही बचा। तो ये आपकी क्या कहलाएगी? इक्वेशन कहलाएगी। यहाँ लैम्डा क्या है? आपकी वेवलेंथ है, h मतलब प्लैंक कांस्टेंट, m मतलब मास हो गया, एंड C मतलब आपका क्या हो गया? वेलोसिटी। किसका? जो भी पार्टिकल है या रेडिएशन से। तो मतलब क्या हुआ कि इसमें वेवलेंथ मतलब रेडिएशन की क्या हो गई? वेवलेंथ, और वेलोसिटी भी वेवलेंथ की हो गई, लेकिन मास किसका हुआ? पार्टिकल का। तो मतलब क्या है? रेडिएशंस जो है वो ड्यूल नेचर या मैटर जो है वो ड्यूल नेचर शो करती है, वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है और वेव नेचर भी शो करती है। तो इसी इक्वेशन को बोला डी ब्रॉगली इक्वेशन।